Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Lead Code Daily Challenge और आज का क्वेश्चन फिर से एक मिडिल लेवल क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन है Count the number of fair pairs. So let's see what the question says. Given a zero indexed integer array nums of size n and two integers lower and upper, return the number of fair pairs. So basically हमको क्या एक इंटीजर array दिया हुआ है जिसका साइज है n और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं लोअर और अपर. हमें रिटर्न करना है द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स. अब फेयर पेयर्स क्या होते हैं? अ पेयर i, j इज कॉल्ड फेयर इफ I is less than j and I and j both lie between 0 and n minus 0 to n minus 1. So basically I को j से छोटा होना पड़ेगा. At the same time I और j की वैल्यू 0 से लेकर n minus 1 के बीच में हो सकती है, मतलब इंक्लूसिव 0 भी हो सकती है, n minus 1 भी हो सकती है. And the second condition is lower is less than or equal to nums of I plus nums of j is less than equal to upper. So basically कोई भी दो जो पेयर, कोई भी I, j जो है पेयर है, वो फेयर तब कहलाता है जब उन दोनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज है उनका सम जो है वो लोअर और अपर के बीच में लाई करता है. ओके, वेरी बेसिक, बहुत ही सिंपल इसका अंडरस्टैंडिंग है कि एक पेयर चुनना है सच दैट कि उस पेयर, एक पेयर ऑफ इंडेक्सेस चुनने हैं बेसिकली सच दैट उन दोनों इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज हैं उनका जब तुम सम करोगे तो जो सम आएगा दैट शुड लाई बिटवीन लोअर एंड अपर. दैट इज एज सिंपल. तुम्हें बेसिकली ऐसे पेयर्स को काउंट करना है और तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है? बेसिकली द काउंट ऑफ सच पेयर्स. राइट. अब आते हैं टेस्ट केसेस पे. सबसे पहले हमारा आता है क्या, ये हमारा इंटीजर अरे है 0 1 7 4 4 5. फिर हमारा आता है लोअर बाउंड क्या है 3 है और अपर क्या है 6 है. अब स्टार्ट करते हैं. लेट्स से कि हमने लेट्स से ये हमारे पास ये कंडीशन याद रखना. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस कंडीशन को ध्यान में रखना, ठीक है. अब जैसे हमारे पास जीरो आता है तो कोई पेयर लेके देखते हैं. यहाँ पर जैसे 0 और 1 को ऐड कर दोगे तो 0 और 1 जो है 0 प्लस 1 जो होगा वो 1 आएगा. तो क्या वो 3 और 6 के बीच में लाई करता है? नहीं करता. इसका मतलब ये एक फेयर पेयर नहीं है. उसके बाद 0 और 4 को लेते हैं. 0 प्लस 4 कितना आएगा? 4 आएगा. इसका मतलब, और 4 क्या है? 3 और 6 के बीच में. इसका मतलब ये एक फेयर पेयर है. तो बेसिकली 0, 4 जो है 0 और 4 मतलब ये क्या है? थर्ड इंडेक्स है ना. तो 0, 3 तुम्हारा एक पॉसिबल पेयर है. उसके बाद इस 0 जो है वो इस वाले 4 के साथ भी एक पेयर बनाएगा. वैसे ही 0 और 5 को ऐड करोगे आपस में तो 0 प्लस 5 क्या आता है? 5 आता है. तो 5 फिर से 3 और 6 के बीच में है. इसका मतलब ये भी एक फेयर पेयर है, तो ये भी काउंट हो जाएगा. तो देखो 0, 3 0, 4 0, 5. उसके बाद 1 के साथ देख लेते हैं. 1 के साथ में क्या? 1 के साथ में 4 को ऐड करोगे तो 5 बनेगा. 1 के साथ में इस 4 को ऐड करोगे तब भी 5 बनेगा. 1 के साथ में 5 को ऐड करोगे तब भी 6 बनेगा. तो इन तीनों केस में भी क्या है कि जो हमारा आंसर है, जो हमारे जो सम है, वो लोअर और अपर के बीच में रह रहा है. राइट. तो इसलिए ये तीनों पेयर भी काउंट हो जाएंगे. तो पहले हमने 3 पेयर काउंट किए थे 0 के साथ, फिर 3 पेयर काउंट किए हमने 1 के साथ. याद रखो ये 7 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि 0 प्लस 7 और 1 प्लस 7 दोनों की 7 हो जाते हैं, जो कि हमारे अपर लिमिट से बड़े हैं. दैट्स वाई वी विल नॉट काउंट दोज पेयर्स. करेक्ट. तो हमारे टोटल पेयर कितने बनेंगे? अब तुम अगर 4 को लेके देख लो. अब तुम 4 को तुम क्या करोगे? 4 को तुम अगर 1 के साथ लोगे, सिंपल सी बात है, 4 को 1 के साथ लेने का कोई मतलब नहीं. क्यों? क्योंकि वो पेयर पहले ही काउंट हो चुका है. दैट्स वाई यू विल नॉट काउंट दिस पेयर अगेन. ओके. तो बेसिकली सिंपल सी बात है, वही पेयर हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे. तो 4 के साथ कोई नया पेयर नहीं बन रहा है, इस 4 के साथ भी कोई नया पेयर नहीं बनेगा और इस 5 के साथ भी कोई नया पेयर नहीं बनेगा. अगर तुम 7 के साथ ट्राई भी करोगे तो 7 प्लस 4 11, जो कि पहले से हमारे अपर बाउंड के काफी ऊपर जा चुका है. इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पेयर आएंगे? 6 पेयर आएंगे. दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस इज 6. फिर हम आते हैं नीचे. नीचे हमारा क्या है? 17925 और लोअर और अपर बाउंड दोनों ही क्या है? 11 और 11 है. ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं. सबसे पहले हमारा था 1. 1 प्लस 7 करोगे, सिंपल सी बात है, नहीं बनेगा. 8 आएगा. 8 जो है वो 11 और 11 के बीच में. सिंपल सी बात है, यहाँ पर लोअर अपर बाउंड सेम है. तो बेसिकली हमको ऐसे नंबर काउंट करने हैं जो कि 11 के बराबर हो, जिनका सम जो हो 11 के बराबर हो. तो देख सकते हो कि 1 और 7 आपस में क्या 8 बनाते हैं, 1 और 9 10 बनाते हैं, 1 और 2 3 बनाते हैं, 1 और 5 6 बनाते हैं. तो ये तो नहीं बन रहा है. यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर है जो कि हमारा सम 11 के बराबर ले आएगा, एंड दैट इज व्हाट? 9 एंड 2. 9 प्लस 2 इज व्हाट? 11. दैट्स व्हाई there is only one pair in this integer array that can be called as pair, and that's why the answer for this test case is 1. और ये देखो 2, 3 बोल भी रखा है. ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है. राइट. सो एक चीज तो हमको फोकस करनी है, ध्यान रखना है कि आई कॉमा जे को हम देख लेंगे. ठीक है, ये चीज मैं पहले से आपको एक हिंट कर रहा हूं कि आई कॉमा जे को हम ना बाद में देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर को आगे पीछे भी कर दोगे ना, तो हम पेयर्स को सिर्फ एक ही बार काउंट कर रहे हैं. तो कोई मतलब नहीं कि बड़े नंबर को तुम बाद में रहे. अगर तुम कुछ कुछ चीज अप्लाई कर दो, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दो, ये ऑपरेशन क्या है ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, कुछ अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, मेन इस पे ध्यान देना, इस वाली डेफिनेशन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे.
The constraints are what? The size of the array can range from 1 up to 10 की power 5. So basically maximum 10 की power 5 एलिमेंट्स होंगे. फिर एरे का साइज n है, राइट? उसके बाद जो एरे में एलिमेंट्स हैं दैट रेंज बिटवीन -10 की पावर 9 अप टू 10 की पावर 9, तो नंबर्स बड़े हैं. उसके बाद जो लोअर और अपर बाउंड्स है जो दिए गए हैं वो भी -10 की पावर 9 से लेके 10 की पावर 9 के बीच में है. सो आई होप कि कंस्ट्रेंट्स क्लियर है एंड द क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि इसको अप्रोच कैसे करना है. अच्छा भैया, सिंपल सी बात है. सबसे बेसिक अप्रोच दिमाग में क्या हिट करता है कि भाई सिंपल सी बात है, जितने पेयर्स है ना उन सबको जनरेट कर लो. सिंपल सी बात है, हमें आई कॉमा जे पेयर काउंट करने, तो क्या करो ना, हर एक पेयर लेके देख लो, उसका सम निकालो. अगर तुम्हारा सम जो है वो लोअर और अपर के बीच में लाई करता है तो उसको काउंट कर लो. ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? टेक ऑल पेयर्स पॉसिबल एंड काउंट देम. सिंपल. ठीक है. अब ये सारे पेयर्स जनरेट करने का टाइम कितना लगेगा? सिंपल सी बात है, 2 लूप चलाओगे आई कॉमा जे के लिए, तो इट विल बी व्हाट? ऑर्डर एन स्क्वायर. क्या ऑर्डर एन स्क्वायर चल जाएगा? कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं. अब जो जो इट्स कोड टाइम चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, रेगुलरली वीडियोस देख रहा है, तो हमें पता है कि भाई 10 की पावर 8 के ऊपर जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, और हमारे कुछ कोड पार्ट भी होता है, स्टेटमेंट्स भी होते हैं. सो 10 की पावर 5 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर 10 आएगा, तो ये बहुत ही टीएलई देगा, बहुत ही प्यार से टीएलई दे देगा, तुम्हारा कोड नहीं चलेगा. राइट. सो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अब जाना है ऑप्टिमाइजेशन की राह पे. सो अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं. अब क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इस इक्वेशन पे ध्यान देने वाला है. अब हम इसी इक्वेशन पे दोबारा आ रहे हैं वापस. लुक एट इक्वेशन अगेन. लोअर इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे लेस देन इक्वल टू अपर. लेट्स से आई चूज नम्स ऑफ आई एज सम वैल्यू एक्स. थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि नम्स ऑफ आई को मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं एक्स. ठीक है. वो क्या वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं अभी के लिए कह लेता हूं कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू मान लो एक्स है. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी? इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्या? लोअर इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस नम्स ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू अपर. या फिर अगर मैं एक्स को, एक्स वाले टर्म को दोनों साइड्स पे ले जाऊं, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? लोअर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू अपर माइनस एक्स. सो बेसिकली जो हमारा नम्स ऑफ जे है ना, दैट शुड लाई बिटवीन लोअर माइनस एक्स एंड अपर माइनस एक्स. तुम्हारे पास एक नए बाउंड्रीज आ गई. अभी तक तुम्हारी बाउंड्रीज क्या थी? लोअर और अपर थी. जब तुमने इस एक्स को इंट्रोड्यूस कराया और दोनों साइड पे ले गए, तो तुम्हारी बाउंड्रीज अपडेट हो गई. तुम्हारी नई बाउंड्रीज क्या है? लोअर माइनस एक्स एंड अपर माइनस एक्स. सो बेसिकली अगर तुम्हें नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे को लोअर और अपर के बीच में लाना है, और तुमने नम्स ऑफ आई को चूज कर लिया, अगर तुमने नम्स ऑफ आई को चूज कर लिया है एज एक्स, तो नम्स ऑफ जे की पॉसिबल चॉइसेस क्या है? वो लोअर माइनस एक्स से लेके अपर माइनस एक्स के बीच में रेंज करनी चाहिए. मैं फिर से रिपीट करूंगा. Let's say if you want to find the sum of two numbers, nums of I and nums of j, that should lie between lower and upper. In that case, let's say you choose the nums of I as x and you transfer the term x on both the sides. Then the possible choices for the number nums of j lies between lower minus x and upper minus x. The new boundaries for finding the answer is what? Lower minus x and upper minus x. और ये लगातार चेंज होती रहेगी हर नंबर के हिसाब से. राइट. Thus, thus we need to take the count of numbers between lower minus x and upper minus x. जैसे मैंने कहा, हमें अब क्या करना है? अब हमें बेसिकली पेयर जनरेट करने की जगह पर हमें बस क्या करना है? हमें बस वो नंबर्स काउंट करने हैं जो कि इस रेंज के बीच में लाई करते हैं. बेसिकली इसको मैं ऐसे अगर ऐसे लिख दूं, तो लोअर माइनस एक्स कॉमा अपर माइनस एक्स, वो भी इंक्लूसिव. जितने नंबर्स इस रेंज के बीच में, इस रेंज में लाई करते हैं, वो सब हमारे पॉसिबल चॉइस है क्या? नम्स ऑफ जे के लिए, सच दैट जो नम्स ऑफ आई के साथ में जो सम आएगा ना, वो तुम्हारा लोअर और अपर के बीच में लाई करेगा. तो हमें बस ये नंबर्स काउंट करने हैं. एंड दैट इज अ बिंगो अप्रोच. हमारा काम बहुत इजी हो गया है. अब सिंपल सी बात है, ये नंबर्स काउंट कैसे करने हैं? ठीक है. अब सिंपल सी बात है, अगर तुम इसको डायरेक्टली नाइव तरीके से करोगे तो क्या करोगे? जैसे हम पहले कर रहे थे कि तुम सब निकाल रहे थे, अब तुम क्या करोगे? माइनस करके तुम देखोगे कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि इस रेंज में लाई करते हैं. और उसका फायदा क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली इजिली इसको एक फास्टर वे में, ये जो लिमिट है ना, ये जो काउंट है, कि कैलकुलेट कर पाए कि कितने नंबर्स इस रेंज में लाई करते हैं उस एरे के अंदर, उसको जल्दी कैलकुलेट करें. उसको कैसे करेंगे? सॉर्ट द एरे. याद रखो, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम एक ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं सच दैट आई और जे जो है ना, मैंने कहा था आई और जे अगर आपस में इंटरचेंज भी हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? आई कॉमा जे आर जस्ट वेरिएबल्स. उनकी वैल्यू क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर तुम छोटे नंबर को बाद में ले आओ, पहले ले आओ, अगर हमारा छोटा नंबर बाद में था एरे में और सॉर्टिंग आओ तो पहले आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पेयर तो वैसे ही बनेगा, पेयर बनने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
द एक्चुअल थिंग इज डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द नंबर्स ऑफ आई, नॉट द इंडेक्स ऑफ नंबर्स ऑफ आई। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान से समझो और दिमाग से ये निकाल दो कि आई और जे से कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन मैं पहले कह रहा था वो बेसिकली सॉर्टिंग का था। तो व्हाट विल डू, विल सॉर्ट द एरे एंड व्हाट विल डू, विल यूज बाइनरी सर्च टू फाइंड द स्टार्ट एंड एंड लिमिट ऑफ दिस नंबर्स ऑफ जे। सो बेसिकली ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है ना, ये बेसिकली लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। सो आई होप कि आप लोग काफी लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा कि फाइंडिंग द स्टार्ट एंड एंड लिमिट ऑफ अ क्वेश्चन, ये बाइनरी सर्च का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग क्वेश्चंस में आता है कि लेट्स से यू वांट टू फाइंड द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ नंबर, कि बेसिकली व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एन अकरेंस। सो जो बेसिक क्वेश्चन इसका आता है बाइनरी सर्च का, दैट इज टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ नंबर इन एन एरे। तो अगर तुम्हारा एरे सॉर्टेड है पहले से, तो यू कैन डायरेक्टली यूज बाइनरी सर्च फॉर फाइंडिंग द लोअर एंड अपर लिमिट। फिर क्या करोगे, बस जो अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे, तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा कि उसका काउंट क्या है या फिर उस नंबर के उस एरे में कितने अकरेंसेस हैं। तो हम वही सेम जो लॉजिक है वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो लोअर माइनस एक्स है उसका लोअर बाउंड ढूंढ लेंगे, बेसिकली वो देख लेंगे लोअर माइनस एक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, वो हमारा मान लो लो इंडेक्स है। और वैसे ही हम देख लेंगे अपर माइनस एक्स कहाँ तक लाई करता है, वो हमारा हाई इंडेक्स है। तो बेसिकली लोअर माइनस एक्स का जो इंडेक्स आया और जो अपर माइनस एक्स का जो इंडेक्स आया है, उनके बीच का डिफरेंस हमें क्या बता देगा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे इस रेंज में लाया करते हैं। उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें डायरेक्टली काउंट दे देगा। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं है, बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। पर इंप्लीमेंट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी गुड टेक्निक, और एक ऐसी चीज जो कि काफी लोगों को नहीं मालूम होती है, बिगिनर्स को नहीं मालूम होती है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर यू। जब बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस आगे लगाओगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड लेट्स डिस्कस दैट टेक्निक। जनरली पीपल यूज मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय टू। जनरली आप जब मिड को कैलकुलेट करते हो ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाय टू करते हैं मिड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर बाइनरी सर्च, जो कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। पर पॉइंट ये है कि द थिंग इज कंपाइलर कैसे काम करते हैं, और जो लैंग्वेज के एक रूल्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे आप पाइथन यूज कर रहे होगे तो पाइथन में भाई बड़े बड़े नंबर्स को भी इजीली स्टोर करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जावा यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो, सी यूज कर रहे हो, तो नंबर्स की एक रेंज होती है कि कोई भी जो डेटा टाइप है वो कितने नंबर्स को होल्ड कर सकता है। लाइक इंटीजर जो होता है, इंट जो होता है, वो 2 की पावर 31 - 1 तक होल्ड कर सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जहां पर ओवरफ्लो के चांस है, वहां पर अगर आप स्टार्ट प्लस एंड कर रहे हो, तो इन केस व्हेन स्टार्ट एंड बोथ एंड एंड बोथ आर बिग नंबर्स ऑफ क्वाइट इनफ और क्वाइट इनफ, यहाँ पर और क्वाइट इनफ, मान लो अगर तुम्हारे स्टार्ट और एंड जो बड़े नंबर्स हैं, या फिर जो स्टार्ट और एंड का सम है वो इतना बड़ा है कि वो इंटीजर की उसको लिमिट को क्रॉस कर रहा है, वो ओवरफ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में होगा तुम्हारे जो मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, वो गलत हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखो। इन केस अगर स्टार्ट और एंड की वैल्यू काफी बड़ी है, या फिर स्टार्ट और एंड का सम है वो इतना बड़ा है कि वो इंटीजर को ओवरफ्लो कर रहा है, जो सम है वो इंटीजर की क्रॉस कर रहा है, इंटीजर के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, इन सच केसेस तुम्हारे जो मिड का कैलकुलेशन होगा ना, वो गलत हो जाएगा। दैट कैन लीड टू रॉन्ग सोल्यूशंस। ठीक है, वो गलत हो सकता है। ठीक है, इवन व्हेन जो मिड की ऑप्शन, जो मिड की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो, इंटीजर की रेंज में आए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। लेट से तुम्हारी एंड की वैल्यू इंट मैक्स के बराबर है। लेट से मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट से एंड वाज इक्वल टू इंट मैक्स। इंट मैक्स क्या होता है आप सबको पता है, 2 की पावर 31 - 1। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं 2 की पावर 31 - 1। ठीक है, और मैं लिख देता हूं कि तुम्हारा स्टार्ट है ना, वो मेरा 1 के बराबर है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं स्टार्ट प्लस एंड करूंगा तो क्या होगा, ये इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा ना। और सी प्लस प्लस में स्पेसिफिकली क्या होता है, जब इंटीजर ओवरफ्लो होता है ना, तो उसमें एक सर्कुलर फैशन में ये चीज घूमती है। जैसे ही तुम्हारा स्टार्ट प्लस एंड इंटीजर को ओवरफ्लो करेगा, तो डायरेक्टली घूम के नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। तो क्या होगा, हमारा इंट मैक्स प्लस 1 जैसे ही होगा, इट विल लीड टू इंट मिन, वो घूम के इंट मिन पे आ जाएगा, एंड योर मिड कैलकुलेशन विल गो रॉन्ग। जबकि तुम देख सकते हो कि 2 की पावर 31 + 1 करने के बाद अगर तुम बाय 2 कर दोगे, तो मिड शुड हैव बीन व्हाट, 2 की पावर 30। अगर तुम ये इंट मैक्स और यहाँ स्टार्ट को अगर तुम ऐड कर दोगे, तो द बेसिक आंसर शुड हैव बीन 2 की पावर 30, जो कि वेल विद इन क्या है, इंट की लिमिट में है। ठीक है, जो कि इंट की लिमिट के अंदर है। तुम देख सकते हो जो फाइनल वैल्यू मिड की है वो इंट की लिमिट के अंदर है, पर क्योंकि क्योंकि जो सम है वो इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो कर गया, दैट्स व्हाई योर मिड विल बी रॉन्ग, द कैलकुलेशन ऑफ मिड विल गो रॉन्ग। इसलिए
इसको इंप्लीमेंट करने का मिड का कैलकुलेशन का एक बेटर टेक्निक क्या है? दिस मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाय 2। ये एक वे बेटर टेक्निक है टू फाइंड योर मिड वैल्यू। यहां पर तुम एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन डिफरेंस में क्या करो, डिफरेंस लेने पे क्या है, बेसिकली तुम्हारा जो वो है, रेंज है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ओवरफ्लो के चांस खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं इसी यही सेम वैल्यूज अगर इसमें डाल के देखूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 30 माइनस 1 हो जाएगा। और स्टार्ट क्या था, 1 था। ठीक है, अगर तुम यही सेम चीज फॉलो करोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। व्हाट, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 31 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। और इसी को आगे अगर बढ़ाएं तो हम तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 2 की पावर 30। और ये कैलकुलेशन करते वक्त हमारा कंपाइलर या फिर जो भी हमारी लैंग्वेज के रूल्स हैं वो वायलेट नहीं होंगे। और हमारा जो आंसर है, जो मिड वैल्यू है, वो हमारी इंटीजर के लिमिट में ही रहेगी। सो अ बेटर वे टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू इज व्हाट, स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाय 2। अच्छा, अगर तुम इन टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो तुम देखोगे कि ये वाला जो टर्म है और जो ये वाली इक्वेशन है, दीज बोथ आर आइडेंटिकल। ये दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अगर तुम यहीं पर इस 2 को ना इसके साथ एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा, 2 स्टार्ट माइनस स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एन बाय 2 हो जाएगा, जो कि सेम यही इक्वेशन है। सो दीज बोथ इक्वेशन आर एक्चुअली आइडेंटिकल। द ओनली थिंग इज कि कंपाइलर जिस तरीके से काम करता है उसमें क्या होगा, वो इसमें एरर दे देगा, इसमें एरर नहीं देगा, इसमें इंटीजर फ्लो ओवरफ्लो के चांस नहीं होंगे, जीरो होंगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल होती हैं, पर जब आप उनको इंप्लीमेंट करने बैठते हो एक मशीन पे, द रूल्स आर अ बिट डिफरेंट। बहुत ही डिफरेंट चीजें हो जाती हैं और उनको कैलकुलेट करने के जो रूल्स होते हैं वो हल्के से चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आर कंप्लीटली रिलेटेड, ये आपस में पूरी तरीके से रिलेट होते हैं। पर जब आप किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हो मशीन पे, देन कुछ चीजें हल्की सी चेंज होती हैं, हल्के माइनर डिफरेंस आते हैं, जस्ट बिकॉज कि कंपाइलर्स और मशीन किस तरीके से काम करती हैं, आपको वो ध्यान में रखना है, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रिमेंबर बोथ मैथमेटिकल इक्वेशन आर आइडेंटिकल, द ओनली डिफरेंस इज हाउ द कंपाइलर वर्क्स एंड द रूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज हैव बीन सेट। जैसे पाइथन में आप अगर ये चीज करोगे स्टार्ट प्लस एन बाय 2 तो आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि उसमें इंटीजर का कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप का कोई रूल्स ही नहीं, राइट। उसमें आप कितना भी बड़ा नंबर कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर वही आप अगर कोई सी प्लस प्लस जावा कुछ और लैंग्वेज कर रहे हो तो आपको ओवरफ्लो का सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर दिस। अच्छा, इस अप्रोच जो हमने अप्रोच डिस्कस की थी ऊपर, इसका टाइम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, सॉर्टिंग में कितना टाइम जाएगा, एन लॉग एन टाइम जाएगा, करेक्ट। उसके बाद मैं हर एक नंबर पे क्या कर रहा हूँ, जो एक्स है ना, एक्स बेसिकली हमारा आउटर लूप चलेगा एक्स चूज करने के लिए, जो कि नम्स ऑफ आई चूज करने के लिए, उसमें टाइम कितना जाएगा, एन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये जो अपर बाउंड है लोअर बाउंड है, इसमें हम यूज करने वाले हैं बाइनरी सर्च, तो दैट विल टेक व्हाट, एन लॉग एन टाइम, राइट। दैट विल टेक लॉग एन टाइम, दैट विल टेक लॉग एन टाइम। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन। सो इसका कोई मतलब नहीं, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर एन लॉग एन। एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब आओ इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं यहां पर, डिफाइन करते हैं कुछ वेरिएबल्स को। हैश डिफाइन एल एल लॉन्ग लॉन्ग। सबसे पहले तो हम अपने जो हमने दो फंक्शंस चाहिए। अच्छा क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च को समझाने के लिए है, इसलिए मैं इनबिल्ट फंक्शंस का यूज नहीं करूंगा। मैं स्क्रैच से बाइनरी सर्च आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड द लोअर लिमिट। सो आई हैव नेम्ड एज लो लिमिट। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। मैं हल्का सा जूम इन कर दिया मैंने। ओके, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको अपना वेक्टर चाहिए जिसमें हम ये आइटरेट करेंगे। उसके बाद हमें इंट एक्स चाहिए जिसकी हम रेंज फाइंड करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, आप इसको वाई भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्स बेसिकली हमारा नम्स ऑफ आई है, तो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है, एंड वी नीड द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इंट start would be equal to 0, end would be equal to n-1, mid value and the limit value। लिमिट को ले देते हैं -1। बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि हमारा लिमिट -1 है। इन केस हमारा कोई आंसर नहीं निकल पाया तो उस केस में हमारी लिमिट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई हमें लोअर लिमिट नहीं मिली। ठीक है, हमें लोअर लिमिट नहीं मिली। हम क्या करेंगे, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। मिड का कैलकुलेशन, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड
एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ओके, अब आते हैं हम अपना चेकिंग करने के लिए। इफ व्हाट, इफ नम्स ऑफ मिड इज व्हाट। अच्छा, अभी अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हम लोअर माइनस एक्स का फाइंड करने जा रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है सच दैट उसकी वैल्यू लोअर माइनस एक्स के बराबर है या उससे छोटी है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें एक तरीके से लोअर बाउंड देखना है कि लोअर माइनस एक्स कहां तक रेंज कर सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 था, मान लो लोअर माइनस एक्स 4 था, और मान लो 4 यहाँ पर भी था, तो हमें इस वाले 4 को देखना है कि इसकी लिमिट क्या है, ये इंडेक्स कहाँ लाया कर रहा है। तो हमें पीछे से पीछे तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने लिमिट में सबसे पहले तो इसको अपडेट करेंगे, लिम में अपडेट कर देंगे। और हमें क्या करना है, और पीछे जाना है। यहाँ पर मान लो मेरा पॉसिबल आंसर मिल गया कि मेरा जो लोअर माइनस एक्स है वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो वैल्यू है। क्या पता वो वैल्यू इसके पीछे भी हो सकती है, राइट, इसके पहले वाले इंडेक्स में भी हो सकती है। तो हमें यहाँ तक की तो पता लगे कि इस वाले इंडेक्स तक तो है, तो उसको हमने लिमिट में अपडेट कर दिया। इसके और पीछे वाले जो इंडेक्सेस है उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। और इनकेस अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्या करोगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और ये हमारा हो गया कैलकुलेशन लोअर लिमिट का। क्या करेंगे, बाहर आएंगे एंड वी विल रिटर्न लिमिट। ठीक है, ये हमारा होगा लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए। अब हम आते हैं अपने अपर लिमिट को फाइंड करने के लिए, इंट, इसको लिख देते हैं हाई लिमिट। इसमें भी सेम वही चीज है, वेक्टर इंट एंड नम्स, फिर क्या इंट वाई, और क्या इंट एंड एन। ठीक है, सेम वही चीजें। फिर से डिक्लेरेशन, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, एन माइन इक्वल टू एन माइनस 1, मिड की वैल्यू, और फिर से लिमिट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट -1 डिक्लेयर कर देते हैं टू फाइंड कि भाई हमें एक अपर बाउंड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, फिर से अपना लूप स्टार्ट करेंगे जैसे यहां पर स्टार्ट किया था, वाइल, थोड़ा मैं या स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ओके, अब क्या करेंगे, इस केस में क्या करना है, यहां पर हम लोअर माइनस एक्स के लिए ना हम देख रहे थे कि कितना पीछे तक जा सकते हैं सच दैट कि हमारे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लोअर माइनस एक्स की बराबर है। उसी तरीके से अपर माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितने आगे तक, कितने फॉरवर्ड जा सकते हैं सच दैट कि उसकी वैल्यू अपर माइनस एक्स हो। लेट्स से समझो ऐसे कि मान लो ये मेरे पास इंडेक्स था जिसपे अपर माइनस एक्स की वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडेक्स है इसके इस पे जो वैल्यू है वो अपर माइनस एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये एक हायर बाउंड है, करेक्ट। पर ये मैंने काउंट कर लिया, ये मेरा लिमिट में मैं अपडेट कर दूंगा। पर क्या पता इसके बाद भी तो ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू अपर माइनस एक्स के बराबर हो, करेक्ट, इसके बाद भी तो हो सकते हैं। तो उनको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, और आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस इधर भी एक्सट्रीम देख रहा हूँ कि इधर एक्सट्रीम कितना जा सकता हूँ, और लोअर बाउंड के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि उधर एक्सट्रीम कितना जा सकता हूँ। तो दोनों में मैं एक्सट्रीम्स को देख रहा हूँ, अपर माइनस एक्स में कि कितनी आगे तक मेरे अपर माइनस एक्स आ रहे हैं, और लोअर माइनस एक्स में कितनी पीछे तक मेरे लोअर माइनस एक्स की वैल्यूज आ रही हैं। तो मुझे पूरी जो लिमिट है वो चाहिए। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ नम्स ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, इज लेस देन इक्वल टू वाई। अगर बेसिकली मेरे जो नम्स ऑफ मिड की वैल्यू है वो मेरे y या y से छोटी है तब तक मैं काउंट करता रहूंगा, y के बराबर आ गई तो यहाँ पर है, तब भी आगे देखते रहो, क्या पता और भी आगे y है। जैसे यहाँ पर मान लो 5 था, तो क्या पता ये 5 का पहला अकरेंस हो, क्या पता और भी आगे 5 आए हूं, राइट, आगे वाले इंडेक्सेस पे। तो उनको भी तो काउंट करना है। तो ये वाला अपडेट कर लेंगे लिमिट में, लिमिट इक्वल टू मिड, और हम आगे बढ़ जाएंगे कि आगे भी फाइंड करो कि क्या पता तुम्हारा y फिर से आया हो। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। देखो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, देखो हल्की सी कंडीशन चेंज हुई है और हल्की सी अपडेट्स चेंज हुए हैं। इस तरीके से तुम्हारा हायर और लोअर लिमिट तुम फाइंड करते हो। और एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोअर और अपर बाउंड जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना सी प्लस प्लस के, उनका अगर आप वो देखोगे इम्प्लीमेंटेशन, तो बैक एंड में यही इम्प्लीमेंटेशन होता है जो चल रहा होता है, और कुछ नहीं होता है, यही फंक्शंस लिखे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इनबिल्ट फंक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, एल्स एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। और क्या करोगे, बाहर आओगे, रिटर्न करा दोगे अपने लिमिट को। ये हमारे दोनों फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने असली खेल पे जो कि हमारा इधर है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया क्या करोगे, सबसे पहले तो आते ही एरे को सॉर्ट करा दो, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, इसकी हमें जरूरत थी। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका साइज चाहिए, नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये हमें मिल गया। और हमें एक वेरिएबल चाहिए, आंसर वेरिएबल, आंसर इक्वल टू 0, जो कि हमारा बेसिकली कैलकुलेट करेगा कितने पेयर्स हैं, पेयर्स का काउंट रखने के लिए, राइट। अब आते हैं आइटरेट करना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम अपने कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को। तो इंट एल क्या है, जो लोअर लिमिट है वो क्या है, लोअर माइनस नम्स ऑफ आई, करेक्ट। ये मेरी क्या है, ये लोअर वैल्यू है।
जिसका मुझे लोअर बाउंड, जिसका मुझे क्या ढूंढना है, लोअर बाउंड ढूंढना है। ठीक है, फिर मेरा एक एच वैल्यू, एच क्या है, अपर माइनस एक्स, अपर माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये बेसिकली है, ये मेरा अपर बाउंड है कि मेरी अपर वैल्यू क्या है, यही मेरी रेंज की बाउंड्रीज है। अब मुझे इस बाउंड्रीज के इंडेक्सेस फाइंड करने, उसके लिए क्या करूंगा, इंट लो इक्वल टू व्हाट, लो लिमिट, लो लिमिट नम्स कॉमा एल कॉमा एन, इससे मुझे लोअर लिमिट का इंडेक्स पता लग जाएगा। ठीक है, फिर मेरा आता है हाई, हाई क्या होगा, हाई लिमिट नम्स कॉमा एच कॉमा एन, इससे मुझे क्या, इससे मुझे हाई वैल्यू की अपर लिमिट मिल जाएगी। तो लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट का इंडेक्स मिल गया और अपर लिमिट का इंडेक्स मिल गया। अब तुमको क्या चेक करना है, जैसे यहां पर आओगे सबसे पहले चेक करो क्या, इफ लो इज इक्वल टू -1 और हाई इक्वल टू -1, अगर तुम्हें अपर बाउंड नहीं मिला, नहीं मिल पाया, या फिर लोअर बाउंड नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये जो तुम्हारा जो लिमिट है, इसमें बेसिकली कोई काउंट नहीं आएगा और तुम इस रेंज में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम बेसिकली ये, इसका मतलब होता है कि तुम एरे के बाहर पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें वैल्यूज अपनी रेंज में नहीं मिल पाई, इसका मतलब तुम एरे के बाहर पॉइंट कर रहे हो। इसलिए जब भी ये केस फुलफिल होगा कि हम लोअर लिमिट या अपर लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में वील जस्ट कंटिन्यू, हम आगे वाले पेयर्स को देखते जाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू व्हाट, हाई माइनस लो प्लस वन। सो बेसिकली ये जो प्लस वन है, आपको भी पता है कि दो इंडेक्सेस का डिफरेंस लेते हैं, तो एक हमें एक प्लस वन ऐड करना पड़ता है टू इंश्योर कि सारे काउंट इंक्लूड हुए। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो से लेके फोर इंडेक्स है, जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री फोर, पांच नंबर है, लेकिन अगर आप इंडेक्स का डिफरेंस लोगे तो फोर ही आएगा। तो प्लस वन जो होता है वो बेसिकली काउंट करने के लिए होता है, टोटल काउंट निकालने के लिए होता है। राइट। अच्छा, अब एक चीज जो है जो बहुत लोग मिस कर जाएंगे यहाँ पर, याद रखना, ये भी कहा गया था कि आई शुड बी लेस देन जे। तो मैंने जैसा कहा कि आई शुड बी लेस देन जे, तो तुमको वो दिमाग में नहीं रखना है। पर एट द सेम टाइम तुम्हें उन केसेस को तो लेना पड़ेगा ना, जब आई और जे सेम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो अपर और लोअर लिमिट था, मान लो वो तुम्हारा 7 से लेके 9 के बीच में था। तुम्हारा अपर की, तुम्हारी लोअर की वैल्यू 7 थी और अपर की वैल्यू मान लो 9 थी। और मान लो तुम्हारा जो तुमने नम्स ऑफ आई चुना वो 4 चुना। तो 4 के लिए जो जब तुम ये फाइंड करोगे, जब तुम ये चीज चलाओगे, तो 4 के लिए तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें 4 के लिए 4 फिर से मिल जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 होता है। तो इसका मतलब ये समझेगा कि भाई एक वैलिड पेयर है। जबकि हम देख सकते हैं कि यही जो 4 का अकरेंस है, यही हमने पहले भी लिया था और यही हमने बाइनरी सर्च से दोबारा निकाल दिया है। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो सेम नंबर है, ये दो बार काउंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये फिर से काउंट हो रहा है। आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे, की हमको दिमाग में जो चक्कर है वो नहीं पालना है। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है कि आई और जे सेम तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए ना। आई और जे अगर सेम हो गए तो भैया फिर तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहा, कि तुम सेम नंबर को यूज कर रहे हो फिर से अपना पेयर बनाने के लिए, वो अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा आई लाइज बिटवीन लो एंड हाई, इफ अगर आई लाइज बिटवीन लो एंड हाई, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो दोबारा काउंट हुआ है। इसका मतलब आई कोमा आई वाला पेयर भी काउंट हुआ है, जो कि काउंट नहीं करना था। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल से आंसर माइनस माइनस, उस पेयर को हटा दोगे। राइट। अब ये हमारा एक्चुअली में पूरा कोड पूरा हो चुका है। इसमें एक चीज और करनी है, रिटर्न आंसर बाय टू। अब कोई कहे भैया बाय टू क्यों किया, अब तुमको मैं जरा एक चीज बताता हूं, अगर तुमने ध्यान दिया होता, ये प्रोसेस जो है वो हर एक नंबर पे चल रहा है, हर एक नंबर पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक पेयर दो बार काउंट हुआ होगा। अगर मैं तुम्हें इसी का ट्राई रन करके दिखा पाऊं, तो मैं तुमको बताता हूं, जैसे कि हम इसी के डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, माइनस करते हैं और डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो अगर यही एल्गोरिदम अगर मैं रन करूं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 0,4 और जो 4,0 है, ये पेयर दोनों सेम है। एक्चुअली में ये दोनों पेयर सेम को ही पॉइंट करते हैं। 0,4 एंड 4,0 आर बेसिकली द सेम पेयर। अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 1,3, चाहे तुम 1,3 लो चाहे 3,1 लो, दोनों सेम पेयर की ही है। पर ये जो अप्रोच है, जो हमने एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया है, ये बेसिकली इन इसी पेयर को दो बार काउंट कर रहा होगा। इसका मतलब हर एक पेयर एक्चुअली में इस एल्गोरिदम के थ्रू दो बार काउंट हुआ होगा। तो हमें कितनी बार काउंट करना है, एक बार। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाय टू कर देंगे। तो सिंपली बताता है कि हमने हर एक पेयर को दो बार काउंट किया है, तो हमें बस काउंट बाय टू कर देना है, तो हमें अपना एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। दैट्स वाई यहां पर हमने आंसर बाय टू किया है। अब आओ इसको जरा रन करके देखते हैं कि क्या ये चलेगा। Okay, so we can see that our code passes the sample test cases. ठीक है, let's try to run it for all test cases.
ओके, सो वी कैन सी दैट आर कोड सक्सेसफुली पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। हाउ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो तो शायद आई थिंक ये तो एटलीस्ट सही बता ही देना चाहिए लीड कोड को। व्हाट? ओके, आई थिंक कि मैं रात में कोई क्वेश्चन लगा रहा था तो मैंने उसके लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शायद चेक करने के लिए देखी होगी, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n ही है। ओके, दैट इज n log n। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बाइनरी सर्च लगा था, यहाँ पर सॉर्टिंग में n log n गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये ऑर्डर n बाहर का है, लूप जो कि आइटरेट करने के लिए है। उसके बाद जो ये इनर फंक्शंस है, ये देखो फंक्शन कॉलिंग है, लो लिमिट हाई लिमिट, तो ये log n टाइम लेते हैं, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स n log n। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम इज व्हाट, टाइम पहले लिख लेता हूँ जल्दी से मैं, इट्स व्हाट ऑर्डर n log n। इसकी स्पेस क्या है? कोई मुझे स्पेस बताना चाहेगा या फिर कमेंट करो। ठीक है, मैं स्पेस आपको बताऊंगा, पर आई वांट एवरीवन कि आप आज कमेंट करो कि स्पेस कितना है इसका। ठीक है, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, आप खुद बताओ, क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे डिक्लेयर किया n के साइज में? मैंने बस सिंपली दो वेरिएबल्स, दो या तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक ये n डिक्लेयर किया है, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट फाइंड करने के लिए चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। मैंने कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कोई भी एरे नहीं बनाया है एक्स्ट्रा। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर वन। दिस इज अ कांस्टेंट स्पेस एल्गोरिथम। ठीक है, शायद आई थिंक स्पेस तो बता देनी चाहिए। आई थिंक स्पेस भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता स्पेस बता दे। ओके, वो भी नहीं बता रहा है। तो हम सिंपल सी बात है, मैं जैसे मैंने बताया कि इसका स्पेस ऑर्डर वन है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। ठीक है, थोड़े कमेंट्स इसमें मैं डाल सकता हूँ। सो दिस इज फॉर व्हाट, फाइंडिंग लोअर बाउंड ऑफ लोअर माइनस नम्स ऑफ आई, ये लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर फाइंडिंग अपर बाउंड, इसको प्लस कर देता हूं मैं, अपर बाउंड ऑफ अपर माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, यहां पर तुमने सॉर्ट कर दिया एरे को, सॉर्ट द एरे। ठीक है, फिर ये क्या किया है, गेटिंग द लोअर एंड अपर लिमिट। यहां पर तुमने क्या किया है, दिस इज बेसिकली फॉर व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉर फाइंडिंग इंडेक्स बाउंड्री ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। ठीक है, इंडेक्स बाउंड्री फाइंड करने के लिए है। ये क्या हुआ? ओके, एंड दिस इज व्हाट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द एरे, मतलब हमारा जो रेंज है वो एरे के विद इन लाइन नहीं करता है। ये क्या है, एड काउंट ऑफ सच पेयर। तो बेसिकली यहाँ पर तुम काउंट ऐड कर रहे हो, तो हर एक नंबर के लिए तुम देख रहे हो कितने पेयर्स हैं, उनको तुम काउंट ऐड कर दे रहे हो। एंड दिस इज व्हाट, इन केसेस वेयर नम्स ऑफ आई, वेयर तुम ऐसे कह दो कि लोअर माइनस नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। बेसिकली नम्स ऑफ आई रेंज कर जाता है बीच में, बेसिकली यही नंबर दो बार काउंट हो जाता है। तो वो चीज हैंडल करने के लिए कि भाई वही सेम नंबर दो बार काउंट ना हो जाए, उसी का वो खुद के साथ पेयर ना बना ले, उस पेयर को हटाने के लिए हम ये वाली कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, रिमूव सच पेयर, ये क्या है, सिंस एवरी पेयर वॉज काउंटेड टू टाइम्स, every pair was counted two times, hence we need half of them, we need half of them। सो आई होप कि आपको ये पूरा एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। इसको तो हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यू अंडरस्टूड द कोडिंग पार्ट, द एक्सप्लेनेशन पार्ट, एंड हाउ वी अप्रोच द प्रॉब्लम। एंड इफ यू लाइक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इफ यू लाइक द सोल्यूशन, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, लाइक करो, उस सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, सब्सक्राइब कर करके, लाइक कर करके। ठीक है, और वीडियोस को एंड तक देखो, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं मैं ये। सो इसको एंड तक देखो, और मैं सारे अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिले। अगर कुछ ऐसी टेक्निक होती है जो कि अच्छी है, गुड कोडिंग प्रैक्टिस, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
And you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the new Telegram channel. You can also join our new Telegram channel. That link will also be in the description. Okay. And till then, we'll meet again tomorrow with another Eco Daily Challenge. और तब तक घिसते रहो, प्रॉब्लम्स लगाते रहो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करते रहो, ग्राइंड करते रहो, and we'll be on the top together. And bye bye, guys.